नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार्थ सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार। देखिए हम लोग नवंबर माह की जो क्रॉनिकल है उसको ख़त्म कर रहे हैं, करंट अफेयर्स। आपको अगर प्लेलिस्ट में आप जाएँगे तो आपको एक सीरीज़ और मिलेगी। पिछले 6 महीने का घटनासार की जो सीरीज़ थी उसको कंप्लीट किया गया और उसका मोर देन 80% पोर्शन कंप्लीट हो गया है। 2-3 वीडियो की बात है वो मैं करा दूँगा, कोई बहुत टफ टास्क नहीं है। अब ये है नवंबर माह की, इससे पहले मैं प्लेलिस्ट आप एक ऑलरेडी ये बनी हुई देखेंगे। सितंबर की क्रॉनिकल को भी प्रॉपर थॉरली खत्म किया जा चुका है। इसका आज ये तीसरा लेक्चर होने वाला है और अगर चैनल पे आप नए हैं तो आप जाके देखें। चैनल में इंडियन पॉलिटी बहुत अच्छी तरीके से खत्म की जा रही है। उसमें जितने भी यूपीएससी या यूपीपीसीएस या अन्य पब्लिक सर्विस के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी खत्म किया जा रहा है। ठीक है, मैं आ जाता हूँ आज इस पे। इसमें देखिए 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा ये है आर्थिकी। अब ये आर्थिकी को मैं बाद में कराऊंगा। सबसे पहले मैं इसके बाद, ये है बहुत छोटी सी है, बाद में कराने का मतलब आज ही मैं कराऊंगा, अभी कराऊंगा, बट पहले मैं नेक्स्ट इंटरनेशनल पर मैं इस पे आ जाता हूँ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? G20 की यहाँ पे बात की गई है। अभी इंडिया में हाल ही में G20 हुआ, आप सबने बहुत न्यूज में चर्चा में रहा, आप सबको सब बहुत सारी इससे ज्यादा घटनाएं आपको शायद पता होंगी, लेकिन इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा। जैसे कि नई दिल्ली में 9 और 10 तारीख को 18वां, यहाँ पे लिखा 18वां, इन चीजों को भूलना नहीं, 18 G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और ये पहला G20 शिखर सम्मेलन है जो इंडिया के अंदर हुआ। अब देखिए सबसे पहले मैं बता दूं G20 है क्या। तो G20 को बोलते हैं ग्रुप ऑफ 20, और कुछ मत लिख देना, बहुत सारे हो सकता है यही आपसे पूछ लिया जाए, तो इसको बोलेंगे ग्रुप ऑफ 20, राइट। और ये कौन से ऐसे 20 लोग हैं, 20 ऐसे कौन से देश हैं? तो ये ऐसे कंट्रीज होते हैं जो डेवलपिंग है या डेवलप हो चुके हैं और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए ये एक साथ आए। कब आए तो 1999 के आसपास, 98 के आसपास, ये आसपास आए और यूएसए में इनका पहला सम्मेलन हुआ। इसके बाद में इनके, अब देखिए ये जो G20 का शिखर सम्मेलन है, आप हमेशा याद रखें कि पॉलिटिकल शिखर सम्मेलन नहीं होता है, ये जनरली ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए होता है। और इस इकोनॉमिक कोऑपरेशन में आपको देखने को मिलेगा बेसिकली जो स्टार्ट किया गया था इसको, तो ये स्टार्ट किया गया था जो गवर्नर होते हैं सेंट्रल बैंक के गवर्नर प्लस और फाइनेंस मिनिस्टर्स, इनके बीच में कॉपरेशन हो, इसके लिए स्टार्ट किया गया था। अब क्योंकि दायरा बढ़ रहा है तो चीजें भी आगे बढ़ रही हैं। ठीक, बाकी चीजें मैं हाईलाइट करता हुआ चलूंगा। ठीक, इसकी मेजबानी इसने किसने की थी? तो इंडिया ने की। और G20 की 2024 की मेजबानी कहाँ जा रही है? तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्राजील में जा रही है। ठीक, तो और ये जो सम्मेलन था ये 18वां था। 19वां सम्मेलन 2024 को होगा। 1 दिसंबर 2022 से इंडिया ने कमान संभाली थी G20 की और 30 नवंबर को इसको हैंड ओवर कर दिया। ठीक, राइट। चलिए अब आके आता हूँ इसमें। देखिए थीम की, देखिए यहाँ पे बात हुई, थीम क्या थी? तो यहाँ लिखा है वसुधैव कुटुंबकम। ये देखिए एक संस्कृत भाषा का टर्म है जो कहता है कि सारा विश्व हमारा परिवार है। और ये जब थीम इसकी बनाई गई, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज मैं आपको बताता हूँ G20 की 3 है। कौन कौन सी हैं? इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। ठीक, एंड स्पेनिश। अब क्योंकि जब इसको संस्कृत में यहाँ पे लिखा गया तो चाइना ने इसका विरोध किया कि संस्कृत भाषा में नहीं लिखना चाहिए, राइट। और देखिए इंग्लिश में इसी को ये बहुत ऐसा लिख दिया, सारा विश्व एक परिवार है, जिसका अर्थ है, बट इंग्लिश में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश में इसको बोला गया था, इसकी जो थीम थी वो थी वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। याद रखना, हो सकता कि इंग्लिश में ही आ जाए वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ठीक, हो सकता है इंग्लिश में ही आ जाए, ये वाली नहीं आए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। अब देखिए इसमें एक नई घटना ये हुई कि जो 55 देशों वाला एक संगठन है अफ्रीकी संघ, उसको इस बार G20 की सदस्यता दी गई है। हो सकता है आगे चल के आप ये देखें कि G20 का नाम G21 कर दिया जाए। वैसे भी इसमें अभी तक क्या था कि G20 में कुछ 19 ऐसे देश थे, प्लस इसके बाद में एक यूरोपियन यूनियन थी। यूरोपियन यूनियन 20 देश नहीं थे, यूरोपियन यूनियन में यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज आ जाते हैं, ऐसी चीजें थी इसमें, राइट। अब इसमें है क्या, आगे देखेंगे कि कॉमरोस संघ के राष्ट्रपति और जो राष्ट्रपति और अफ्रीकी संघ के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष का नाम है अजाली असोमानी ने G20 के स्थायी सदस्य के रूप में मोदी जी ने इनको इनवाइट किया और ये बस शामिल हो गए, राइट। ओके, अब इसमें क्या हुआ, मोदी जी ने 9 देशों के लोगों को कुछ बुलाया था और बहुत सारी चीजें इसमें की थी। फिलहाल इसमें मैं इसके जो टॉपिक है पहले ये मैं बता देता हूँ, इसके बाद में कुछ एडिशनल चीजें मैं बताऊंगा जो इसमें लिखा नहीं है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। मैं ये अक्सर ये कोशिश करता हूँ, अगर कोई चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है और अगर वो इसमें नहीं लिखी है तो भी मैं उसको बताता हूँ। आप पढ़ने का तरीका मेरा जानते हैं, बताने का तरीका मेरा जानते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसी में सिंगापुर, बांग्लादेश आसपास के हैं दोनों, और इटली, अमेरिका, ब्राजील और अर्जेंटीना, मॉरिशस और यूएसए
यूएस यूएई के नेताओं के साथ मिलकर एक बनाई गई है। देखिए यहाँ पे इसका नाम आप याद रखेंगे, क्या है, वैश्विक, यहाँ पे देखिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। हो सकता है यही आपसे पूछ लिया जाए, आप G20 रटते रहें और यही चीज आपके सामने एग्जाम पेपर में रखी हुई नजर आए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे 2015 में पेरिस सम्मेलन जब हुआ, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर IES इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाई, ऐसे ही G20 में ये एक बन रहा है। हो सकता है आगे आपको पेपर में ये देखने को मिले, इसलिए इसको याद रखना, भूलना नहीं इसको, राइट। अगला देखिए क्या है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, आईमैक। इसको आईमैक हम लोग बुलाते हैं, अभी तक पता नहीं क्या बुलाया जाएगा, बट अभी आईमैक के नाम से जाना जाता है। तो इसमें यह हुआ कि इंडिया, आई फॉर इंडिया, एम फॉर मिडिल ईस्ट, एम ई फॉर मिडिल ईस्ट एंड सॉरी एम फॉर मिडिल ईस्ट, ई फॉर इकोनॉमिक यूरोप कॉरिडोर, सॉरी इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, ऐसे के आर्थिक गलियारा, इकोनॉमिक कॉरिडोर, हाँ राइट, इकोनॉमिक कॉरिडोर, मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, यूरोप भी इसी में है। ओके, ई फॉर यूरोप लगा दीजिए, कॉरिडोर लगा दीजिए, पता नहीं ऐसा कुछ उन्होंने ऐसा बनाया, राइट। तो ये है, इसका मतलब ये है कि एक कॉरिडोर ऐसा बनाया जाएगा जो इंडिया जाएगा, फिर मध्य पूर्व जाएगा यानी मिडिल ईस्ट जाएगा, यूरोप जाएगा, आर्थिक गलियारा ऐसा बनाया जाएगा। और इसमें देखिए अभी हाल ही में घटना ऐसी हुई, यहाँ पे तो टर्की जब G20 सम्मेलन में था तो खूब चिल्ला के बोल रहा था नहीं नहीं सब चीजें ठीक है, बढ़िया है। लेकिन जैसे ही टर्की के एर्दोगान वहां पहुंचे, टर्की में ये चिल्लाने लगे कि टर्की के बिना ये जो आईमैक कॉरिडोर है ये सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए टर्की एक ऐसी जगह पे आपको देखने को मिलेगा जो वेस्टर्न पार्ट है एशिया का और इसके बाद में जो यूरोप का, इन दोनों को जोड़ता है। इस्तांबुल आपको यही देखने को मिलता है यूरोप और उसके बीच में, तो टर्की के ऊपर यूरोपियन प्रभाव भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, वैसे उनके रहन सहन में या वैसे करके। तो ये सब चीजें हैं। तो आईमैक है, याद रखना आईमैक है, और इस पे सऊदी अरब को भी यूएसए मनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये ऐसी चीजें संभव होती हैं, यूएसए इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, अगर ऐसी चीजें संभव होती हैं तो जो चाइना का है बेल्ट रोड इनिशिएटिव, समझे, इसको चैलेंज मिल जाएगा एक तरफ से, ठीक है। तो चलिए ये आर्थिक गलियारा है, और इसमें क्या क्या हुआ, एक ट्राइको बैठक हुई। अब ये ट्राइको बैठक क्या है, ट्राइको बैठक में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील देश शामिल हैं, ठीक। ये बैठक दिल्ली में हुई। मैं जितने पॉइंट बता रहा हूँ जहां लिखे हैं उसको याद रखना। G20 की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं में सतत विकास लक्ष्य, जलवायु कार्रवाई, ऐसी चीजें शामिल थी। G20 के शिखर सम्मेलन में धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दे थे। ऐसी चीजें एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन जैसे पॉइंट है, ट्राइका वाली बात है, आईमैक वाली बात है, और ये G20 की में जो ये जैव ईंधन का जो गठबंधन हुआ है, ये वाली चीजें आपसे पूछी जाएगी। मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ ऐसे, तो आप इनको ध्यान में रखना, नहीं तो आप हो सकता भूलें, राइट। तो अभी इसमें क्या है, नवीकरणीय 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा वाली बात की को 3 गुना करने की बात की गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। मैंने पिछली बार भी इसको कवर किया था जब मैं क्रॉनिकल पढ़ा रहा था, तो जब मैं घंटासार पढ़ा रहा था तब भी मैंने इस बात को बताया था, अभी भी मैं बता रहा हूँ कि इसको ध्यान में रखना, राइट। चलिए अब आगे की चीजें कुछ ऐसी हैं कि इसके लिहाज से ये सब चीजें की गई। G20 का गठन किया गया 1999 में, 98 मत कर देना, वहां पे मैं कंफ्यूज था, मैंने 98-99 बोला, बट 99 है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए किया गया था। अब इसमें कौन कौन सी चीजें नहीं है, खत्म हो गया, अरे मुझे लगा कि भैया और है, कोई बात नहीं, अब मुझे याद करने दो इसमें क्या क्या नहीं है। देखिए एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, G20 में इस बार के शेरपा थे अमिताभ कांत। अब शेरपा क्या होता है, तो जो इंडिया की एजेंसीज होती हैं और जो फॉरेन एजेंसीज होती हैं, इनके बीच में जो समन्वय स्थापित करता है वो होता है शेरपा। एक पॉइंट और मैंने आपका क्लियर किया। अगले पॉइंट पे मैं और आपको बताता हूँ कि पहला सम्मेलन G20 का कहाँ हुआ था, तो 2008 में पहला सम्मेलन यहाँ कहाँ हुआ था, यूएसए में हुआ था, राइट। और क्या है, 2024 में आपको मैं बता ही चुका हूं कि ब्राजील में होगा, ब्राजील में ये 19वां सम्मेलन होगा, राइट, ये मैंने बता दिया। और क्या है कि अभी तक क्या हुआ है कि हाँ एक चीज और बताओ, एक चीज और याद आ गई कि जीडीपी जो है, वर्ल्ड की जीडीपी, इसका 85% से ज्यादा जो हिस्सा है वो G20 वाले देश कवर करते हैं, राइट, याद रखना इसको। और अगले साल और क्या क्या है मुझे याद आ रहा है, ऐसा मुझे कुछ याद नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज शायद मैंने आपको बता दी है, इंग्लिश है और स्पेनिश है और कौन सी, एक फ्रेंच है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ 20 बोलते हैं, राइट। हाँ एक चीज और है कि ब्राजील के बाद में कौन आएगा, तो 2025 में आप याद रखना है इसको, साउथ अफ्रीका, ठीक।
मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ, टाइम खराब ना हो बस इसलिए, राइट। चलिए अब मैं आ गया हूँ अगले वाले पॉइंट पे। देखिए यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली का 78वां सत्र हुआ अभी हाल ही में। इंडिया की तरफ से कौन गया, यहाँ पे इसमें तो लिखा ही नहीं है, बट इंडिया की तरफ से जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो साहब गए। और ये एक ऐसा सत्र है जो हर साल होगा। हर साल होने का मतलब हर साल होगा, राइट। अब देखिए हर साल होने का मतलब ये है कि हर साल दुनिया के सारे देश उठ के जाएंगे और यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है वहां पे इकट्ठे होंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे, वाद विवाद होगा इनका, जो भी अपना आपस में बातें करें वैसी सब बातें होंगी। और आपको मैं बता दूं जो यूएनजी है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली महासभा की, जहां इसकी बात की जा रही है, ये यूनाइटेड नेशंस के 6 अंग हैं। 6 अंग कौन कौन से हैं, तो एक तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसमें से ये एक आती है, मतलब यूनाइटेड नेशंस के जो 6 अंग है उसमें यूनाइटेड नेशंस की महासभा जो है वो एक अंग है, 6 में से एक। तो एक अंग ये हो गया। दूसरा आप सुरक्षा परिषद का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आप बात हमेशा सुनते रहते हैं। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की आप बात सुनते रहते हैं, ये भी है। यूनाइटेड नेशंस का आर्थिक और सामाजिक जो परिषद है वो भी इसी में आती है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो सचिवालय है, जो सेक्रेटरिएट है, वो भी इन 6 अंगों में एक है। और एक अंतिम अंग है छठा, यूनाइटेड नेशन न्यास परिषद, राइट। तो आप याद रखना इसमें ये एक आती है। और देखिए एक चीज में कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि 78वें संघ की शुरुआत महासभा के अध्यक्ष, यहाँ पे अध्यक्ष लिखा हुआ है, राइट, डेनिस फ्रांसिस ने की। अब आप अध्यक्ष को महासचिव से कंफ्यूज मत कर देना। महासचिव साहब एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो 2022 में दोबारा चुने गए, 2026 तक ये रहेंगे एंटोनियो गुटेरेस साहब। लेकिन जो यूनाइटेड नेशन ये जनरल असेंबली है, ये जनरल असेंबली है, जबकि वो यूनाइटेड नेशंस के महासचिव हैं। ये यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के अध्यक्ष चुने गए हैं। हर साल क्या होता है कि जितने भी 193 के आसपास जो कंट्री हैं उसमें से एक देश का रिप्रेजेंटेटिव जाता है और उसका वो अध्यक्ष चुना जाता है। जो जो डेनियस फ्रांसिस साहब हैं, इस नाम को याद रखना, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, डेनियस फ्रांसिस साहब हैं, ऐसे येलो कर देता हूं मैं इसको। डेनियस फ्रांसिस साहब हैं, तो ये किस देश के हैं, तो याद रखना त्रिनिदाद टोबैगो। त्रिनिदाद टोबैगो, इस नाम को याद रखना, ट्रिनिदाद टोबैगो। लिख लेना कहीं पे, यहीं पे साइड में लिख लेना, यहाँ पे ट्रिनिदाद टोबैगो के ये हैं। और ये एक राजनयिक है जो बहुत साल से ऐसा काम कर चुके हैं। अभी हाल ही में अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो 2 दिन पहले की ऐसी घटना है। 2 दिन पहले इन्होंने बोला कि जो भारत है, इंडिया है, वो स्थायी सदस्य, मतलब इन्होंने पहले भी बोला था, 2 दिन पहले ये नहीं बोला, 2 दिन पहले कोई और चीज बोली, वो मैं भी बताऊंगा। इन्होंने ये समर्थन किया इंडिया का कि इंडिया जो है वो स्थायी सदस्य बनने की महत्वाकांक्षा जो उसकी है वो ठीक है, खराब नहीं है, अच्छी है। और इंडिया वास्तविकता में ऐसा कुछ कर सकता है, मतलब वर्ल्ड को ऐसा कुछ दे सकता है। अभी इन्होंने क्या किया कि अभी 26 तारीख, आज कितनी तारीख है, आज तारीख कितनी है, तो अभी 26 अक्टूबर को, यही 26 अक्टूबर जो अभी चल रही है, 26 अक्टूबर को एक ये आपातकालीन सत्र बुलाएंगे। ठीक, अब ये मैं आगे का क्वेश्चन बता रहा हूं, आगे 1 महीने बाद जो करंट अफेयर्स आएगा उसमें ये क्वेश्चन लिखा होगा। आपातकालीन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सत्र बुलाया जा रहा है, जो 10वां सत्र होगा आपातकालीन। ठीक, 10वां सत्र बुलाया जा रहा है। अब किस लिए बुलाया जा रहा है आगे न्यूज में आपको देखने को मिलेगा, मैं अभी बताऊंगा तो बहुत सारी चीजें यहाँ से खो जाएंगी। ठीक, चलिए अब मैं इसको बताता हूँ आपके आगे की चीजें। इसमें बहुत इतनी खास चीजें नहीं है, कुछ चीजों को मैं हाईलाइट करूंगा। जैसे कि यहाँ पे थीम लिखी गई है, बहुत लंबी थीम है, इसको आराम से पढ़िए, यहाँ से लेके यहाँ तक चालू है। ठीक, इसको आराम से पढ़िए, कोई खास बात नहीं है इसमें। गरीबी की बात करेंगे, संघर्ष, जलवायु परिवर्तन बेसिक चीज है, इन्हीं सब पे बात होगी। वित्त पोषण और यही सब क्षमता, ये सब ऐसी कोई चीज इसमें नहीं है जो आपसे पूछी जाए पढ़ने के लिए। ठीक है, आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ना चाहें, मैं पॉज कर रहा हूँ, आराम से आप पढ़ें बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे आप चले आइए। 18 सितंबर 2023 को इसी टाइम पीरियड में विश्व के नेताओं के 17 सतत विकास लक्ष्य जो एसडीजी हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, उनको लागू करने पर कार्रवाई में तेजी लाने के लिए एक ऐतिहासिक राजनीतिक घोषणा पत्र को अपनाया गया। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ जाइए। उल्लेखनीय है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हिस्से के रूप में इस तारीख को मध्य न्यूयॉर्क में एसडीजी सम्मेलन का आयोजन किया गया। एसडीजी सम्मेलन 2030 में इसके 17 सतत विकास लक्ष्यों को क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, एक मैं चीज बताता हूँ। आज एक काम आपको करना है कि जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी इंटरनेट पे, आप आराम से ढूंढें, बहुत आराम से कहीं ना कहीं मिल जाएगी। इसके नंबर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट जो 17 के 17 हैं, ये आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में हर साल आता है ये। मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ वो आती है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट याद होने चाहिए, जो करंट में जीआई टैग मिल रहे हैं
वो याद होने चाहिए आपको। ये बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ, बेसिक चीजें इन 3 में है। आप इसको आज इसकी कॉपी पेस्ट आज कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मुझसे बताना कि इसमें से अगर एक भी नहीं आया तो आप मुझे बताना, क्योंकि ये पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है। ठीक, तो मैंने और इसको मैंने उस पर भी डाल दिया, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने डाल दिया और उस पर भी डाल दिया, क्या बोलता हूँ, टेलीग्राम पे। तो आप जाके देख लेना। अगर आप मतलब आप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है अपने व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम, तो ज्वाइन कर लेना। उससे आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलती रहेंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। राइट, चलिए अब आता हूँ भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल। अब ये है क्या? इंडिया और यूनाइटेड नेशन की क्षमता निर्माण पहल। इंडिया किसकी क्षमता का निर्माण करेगा यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलके? तो देखिए, एक टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल साउथ। व्हाट इज ग्लोबल साउथ? तो ग्लोबल साउथ ऐसे कंट्रीज हैं जो एशिया, अफ्रीका और आपके जो कैरेबियन कंट्रीज हैं, उनके ऐसे देश हैं जो इस समय उभर रहे हैं गरीबी, भुखमरी और अशिक्षा, बेरोजगारी और खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, इन सब चीजों से उलझे हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं इनसे। उन देशों का एक मतलब उन देशों को बोला जाता है ग्लोबल साउथ। राइट, इनके विकास में इंडिया अपनी क्या भूमिका निभा सकता है? जो उसने सीखा है इतने दिनों में, जो टेक्नोलॉजी विकसित की है, जो चीजें इंडिया ने सीखी हैं, वो यूएन के साथ मिलकर इनको डिलीवर करेगा। ठीक, ग्लोबल साउथ को। इसमें कैरेबियन कंट्रीज भी हैं। कैरेबियन कंट्रीज मतलब कौन कौन से होते हैं? जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जो बीच में जो कंट्रीज छोटे 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 आपको मिलेंगे, ठीक, ये कंट्रीज होती हैं। ठीक, जहां से स्वेज नहर निकली है। अब आप उन कंट्रीज को मैप में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक, और इसमें और ऐसी बहुत कुछ खास चीज नहीं है जो आपको बहुत विचलित करे या बहुत ऐसी चीजें करे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे आप जाएंगे, ग्लोबल साउथ में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन देश, एशिया, जिसमें इजराइल, जापान। अब देखिए, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया, इनको तो छोड़ना पड़ेगा ये ऑफ कोर्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को, क्योंकि ये बहुत विकसित टाइप के देश हैं, इनके पास ठीक ठाक पैसा है। बाकी जो गरीब देश हैं उनकी इंडिया मदद करने के लिए आगे आया यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर। इसमें और कुछ नहीं है। इसमें मिलिंडा फाउंडेशन है, मिलिंडा एंड गेट्स, बिल गेट्स की पत्नी है मिलिंडा गेट्स, इनकी फाउंडेशन है। और भारत के तकनीकी आर्थिक सहयोग के मंच के जरिए सब ऐसा काम करेंगे, बस इसमें और कोई चीजें नहीं है। अब देखिए, 11वां इप्सा त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय आयोग की बैठक। अब ये इप्सा क्या है? तो देखिए, आई फॉर इंडिया, बी फॉर क्या है? ब्राजील, एस ए फॉर साउथ अफ्रीका। ये 3 कंट्री हैं जिनका एक संगठन है जिसको बोलते हैं इब्सा। कई बार इप्सा बोलते हैं, कई बार आईबीएस से भी बोलेंगे। तो इसकी बैठक कहाँ पे हुई? तो देखिए, 18वां जो ये सॉरी 18वां पता नहीं मैं क्यों बोलता हूँ, 78वां जो ये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, महासभा सम्मेलन जो चल रहा है न्यूयॉर्क में, जो आयोजित किया जा रहा है, उसकी बैठक, इसी में ये बैठक आयोजित की गई, मतलब इसी के साथ ही बैठक आयोजित की गई, जिसकी मेजबानी ब्राजील के विदेश मंत्री ने की। अब इसमें अक्सर ऐसा होता है कि इसके फॉरेन मिनिस्टर्स जिन 3 कंट्रीज के होते हैं वो सब मिलते हैं यहाँ पे बैठ के। और इसमें कौन कौन से? इंडिया देखिए लिखा हुआ, ब्राजील लिखा हुआ, साउथ अफ्रीका का डायलॉग फोरम है जिसकी स्थापना 2003 में की गई थी। ये चीजें हो सकता है ये एग्जाम में आपको देखने को मिले, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जिसको आप स्किप कर देंगे और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, इसलिए मैं बता रहा हूँ, हो सकता है ये देखने को मिले। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद, उसमें सुधार होना चाहिए, ऐसी बातें की गई। और इसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के साथ अधिक प्रतिनिधित्व का आह्वान किया गया। इप्सा की पहली बैठक 2006 में ब्राजील में आयोजित की गई थी। ठीक, और इसमें कुछ भी नहीं। अब देखिए, अमेरिका में 25वीं कौन है? आईएसएस आयोजित। 25वीं आईएसएस क्या है? तो देखिए, जो नौसेना, अलग अलग नौसेना है देश की, उनका एक संगठन है, उनकी एक समुद्री संगोष्ठी होती है, उसको आयोजित किया गया इस बार अमेरिका में। कौन सी है ये? तो 25वीं है। इंडिया की तरफ से नौसेना के जो प्रमुख हैं, एडमिरल आर हरिकुमार, ये इंडिया की तरफ से गए यूएसए में, और इसमें इन्होंने हिस्सा लिया। अब इसमें 25 कंट्री हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कुछ कंट्रीज हैं। दरअसल ये जो कंट्रीज हैं, अक्सर तुम आपको ये यूएसए के एलाइज ही देखने को मिलेंगे। एलाइज में जैसे यहाँ पे नाम लिखा हुआ, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मिस्र हो गया, फिजी हो गया, इजराइल, इटली, जापान, केन्या, पेरू, सऊदी अरब, सिंगापुर, ब्रिटेन, ये सब एलाइज हैं। इनके साथ में द्विपक्षीय वार्ता की गई, बहुत मतलब ऐसा कुछ रहा। ठीक, और ये कहाँ पे आयोजित की गई? तो यूएस नेवल ऑफ कॉलेज, न्यूपोर्ट रोड, आइसलैंड। ये मत याद रखना, कोई ऐसे कठिन चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अंतरराष्ट्रीय समुद्री शक्ति संगोष्ठी है ये, बस इतना आप याद रखना। और इंडिया के साथ यूएसए किसकी किसकी करता है? तो मालाबार एक्सरसाइज है, सी ड्रैगन है, रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज है, इन सब की बात यहाँ पे की गई है।
और बहुत ऐसी कोई खास चीज नहीं है जिसको आप बहुत याद रखें। ठीक, बेसिक चीजें थी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं वो बता रहा हूँ। आपने अगर अब तक इस चीज पे विश्वास नहीं होगा तो पुराने वीडियोस जाके देखें। मैंने 2-3 साल के मैंने करंट अफेयर्स, केवल करंट अफेयर्स मैंने आपको बताए हैं कि कहाँ कहाँ से आए थे। एक एक चीजें मैंने 2-2 घंटे बैठ के आपके साथ डिस्कस की, इसके बाद मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ, अपने मन से ऐसे उठ के नहीं बता रहा हूँ। राइट, तो चलिए, भारत सऊदी अरब से 7-8 ज्ञापन सब हस्ताक्षर हुए। अभी 8 ज्ञापन क्या क्या है इनको एक बार देख लो, उसमें जो इंपॉर्टेंट होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय के बीच में एक समझौता हुआ, नंबर 1। नंबर 2 है डिजिटलीकरण इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में सऊदी अरब के संचार और आईटी मंत्रालय और भारत के मैती मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, ये है ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय ऐसे करके इसका कुछ नाम है, मैती इसको अक्सर बोलते हैं, के बीच में सहयोग किया गया। ठीक, और इंडिया की जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, और यूएसए की ओवरसाइट एंटी करप्शन के बीच में समझौता हुआ। सब चीजें हैं ये छोटी छोटी, और बहुत कुछ खास नहीं है। इन्वेस्ट इंडिया और सऊदी अरब के बीच में विदेश निवेश के लिए द्विपक्षीय निवेश बढ़ाने के लिए बस चीजें हुई। और यहाँ पे लिखा सऊदी की एक्सिम बैंक है और एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया। एक्सिम बैंक कौन सी होती है? एक्सिम बैंक का मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। ठीक, इनके बीच में समझौता ज्ञापन हुआ। इंडिया से सिडबी है और सऊदी अरब की एसएमई बैंक है। इसके बीच में लघु और मध्यम उद्यम बैंकों की बैंक की स्थापना और तकनीकी क्षेत्र में इनके बढ़ावा, ये सब ऐसी चीजें लिखी हैं। प्रौद्योगिकी, भारत के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और सऊदी अरब के खारा जल रूपांतरण निगम के बीच में समुद्री जल अलवणीकरण, मतलब उसका साल्ट जो होगा उसको निकाल देंगे, समझौता हुआ। ये सब बेसिक चीजें हैं। इन सब चीजों को लेकिन एक बार नजर में रखेंगे तो हो सकता है कि आपको इसका फायदा नजर आए। राइट, तो ठीक है, अगले पॉइंट पे मैं आ जाता हूँ। अगला पॉइंट कौन है? तो भारत और अमेरिका के बीच 2+2 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन या संवाद। अब ये 2+2 क्या है? ये 2+2 क्या है? आपको ये फार्मूला तो नहीं कोई लग रहा? तो ये एक तरीके का फार्मूला है। देखिए, इसमें 2+2 में द्विपक्षीय बैठक होती है जिसमें 4 लोग होते हैं, 2 लोग होते हैं एक देश से, 2 लोग होते हैं दूसरे देश से। ठीक, अब ये मैक्सिमम जो 2 लोग जो होते हैं, या फिर ये फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर होंगे। ठीक, इंडिया में जिसको फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं, यूएसए में उसी को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलेंगे। ठीक, और जो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर होता है तो उसको सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बोलते हैं। ठीक, याद रखना। तो ये ऐसी बैठक लगातार चल रही है इंडिया और उसकी यूएसए की। आप मुझे ये बताएं कि इंडिया अन्य कितने कंट्रीज के साथ में 2+2 बैठक करता है? चलिए मैं आपको बता ही देता हूं। तो इंडिया जो क्वाड कंट्रीज है, उनके सारे जितने क्वाड कंट्रीज हैं सबके साथ में ये 2+2 करता है। इसके बाद में रशिया है। टोटल इंडिया 4 कंट्रीज के साथ में 2+2 बैठक करता है, जिसमें एक यूएसए हो गया, यूएसए जो यहाँ पे लिखा हुआ। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया लिख लो, तीसरे नंबर पे आप जापान लिख लो। ठीक, चौथे नंबर पे रशिया लिख लो। जी, हो सकता है यही आपसे पूछ लिया जाए किससे किससे होती है। ठीक, तो 4 ये हो गए। तो कहाँ पे आयोजित की गई? तो वाशिंगटन में आयोजित की गई। हाँ, एक चीज मैं और बताना भूल गया, या फिर ये फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर होंगे, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री होंगे, या फिर सेक्रेटरी लेवल का कोई व्यक्ति होगा। ठीक, दोनों तरफ से। तो ये बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो वाशिंगटन में आयोजित की गई। कहाँ? सितंबर को। ठीक, भारत अमेरिका के। और ये मैं बता दूं, जब मैं अभी बार मैं जब पेपर देखता हूं तो मुझे पता चला 2020 या पता नहीं कौन से पेपर में 2+2 इंडिया और यूएसए की जो 2+2 थी, जो इंडिया में हुई थी, उस पे ये सवाल आया था यूपीपीसीएस में। ठीक, तो याद रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट है, भूलना मत इनसे। बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, देख लो। और इसमें ये सब चीजें नहीं पूछी जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय साइबर सहयोग में बातचीत हुई, लेकिन आप देख लीजिए जब इंडिया और यूएसए जहां कहीं भी बैठेंगे वहां पे इंडो पैसिफिक की तो बात होगी ही होगी। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता इंडो पैसिफिक की बात ना हो। ठीक, तो इंडो पैसिफिक की यहाँ पे बात होगी, और बहुत सारी सुरक्षा साझेदारी, बहुत सारी ऐसी चीजें होती रहती हैं, उन सब पे बात होगी। ठीक, इसमें प्रतिरक्षा और बढ़ती प्रौद्योगिकी, लोगों के बीच आपसी संपर्क, स्वच्छ ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन, ये सब बातें होंगी। ठीक, ये बहुत ऐसी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके एग्जाम में ऐसे घुस के आएंगी। दोनों देशों ने, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त समुद्री गतिविधियों के संबंध में विचार विमर्श किया। हर बार ये लोग यही करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इनका मेन फोकस, दोनों कंट्रीज का मेन फोकस इंडो पैसिफिक ही रहता है। इसी भी बैठक में इंडो पैसिफिक क्यों रहता है? क्योंकि साउथ चाइना सी का मसला हो, और जो चाइना अपना विस्तार कर रहा है
अलग अलग द्वीपों को अपने बेसिस बनाता है यहाँ पे जाके, उन सब चीज़ों को रोकने के लिए नेविगेशन ठीक से हो सके उनका और आवाजाही ठीक से बनी रहे, इसलिए ऐसे देश प्रयास करते रहते हैं। उसमें इंडिया भी है, उसमें आपको जापान में मिलेगा, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे कंट्रीज मिलेंगे, राइट, यूएसए मिल जाएगा उसमें। ठीक। अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डैनियल तूफान। व्हाट इज डैनियल तूफान? तो आप यहाँ पे लिखा, देखिए डैनियल तूफान जो था वो भूमध्य सागर में आया, मेडिटेरेनियन सी में आया, और ये इतना खतरनाक था कि इसने इतनी हालत खराब कर दी दो देशों की, खासकर दो देशों की, वन इज ग्रीस और सेकंड इज लीबिया। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे कोई जगह हो तो वहां पे मैं आपको मैप बना के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, आपको थोड़ी चीज समझ में आएगी। देखिए जो मेडिटेरियन सी जब आप देखते हैं तो आपको दो चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। चलिए मैं ऐसे बताता हूँ, जैसे मान लो ये मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी है, और इसके ऊपर आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ग्रीस यहाँ पे देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे आपको लीबिया देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको इजिप्ट देखने को मिलेगा। और इजिप्ट से ऐसे करके ये बाउंड्री, मैं ये मैप बता रहा हूँ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक। ऐसे ये बाउंड्री करके ऐसे शेयर करते हुए आपको मिलेगा, ये मिलेगा इजराइल, ठीक। यहाँ पे आपको डेड सी मिलेगा, डेड सी, ठीक। डेड सी के बाद यहाँ पे आपसे ये इजराइल से ही बॉर्डर शेयर करता है जॉर्डन, ठीक, जॉर्डन। और यहाँ पे जॉर्डन के बाद में ये जो एरिया है ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पे सीरिया है, ठीक, सीरिया यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है, ठीक। और सीरिया और ये जो आपका इजराइल है, इसी के बीच में ये एक एरिया है गोलन हाइट्स। याद रखना, हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है गोलन हाइट्स। अगर आप इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ते हैं, मैपिंग पे आप देखते हैं, क्योंकि मैपिंग अभी मैं करा नहीं रहा हूँ, जिस दिन मैं बैठूंगा ऐसे करके नहीं बनाऊंगा, मैं प्रॉपर आपको ठीक से बताऊंगा। ये गोलन हाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, यूपीएससी इसको पूछ चुकी है, यूपीपीसीएस उसको पूछ चुका है, अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन तक इसको पूछ चुके हैं, ठीक। तो याद रखना गोलन हाइट्स। इधर आपको कौन सा देश आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे है लेबनान, लेबनान, क्योंकि अभी और देखिए इजिप्ट और यहाँ पे आपको देखिए गाजा पट्टी देखने को मिलेगी इजिप्ट और इजराइल के बीच में। तो जो बचा खुचा एरिया है इस समय, तो वो गाजा में इस समय अब भयंकर बमबारी हो रही है, आप सबको ये चीजें बताएं, इसलिए मैंने ये मैप बता दिया। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें आपको लिखी गई, एक लीबिया और यहाँ पे क्या बोलते हैं आपका ग्रीस। यहाँ पे दो जगह बहुत हालत बहुत गंभीर रही है, इसलिए यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि लीबिया में 5,000 से अधिक लोग मर गए और 10,000 से ज्यादा लोग लापता हो गए, ठीक। इसका नाम था, मेडिकेट से ये बना, डैनियल तूफान, इसको इसको डैनियल तूफान बोलते हैं, याद रखना इसको, ये पेपर में आ सकता है आपके, ठीक। कहाँ पे आया, तो भूमध्य सागरीय तूफान था, ठीक। ये चीजें याद करना। और ये कैसा था, एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में बदल गई, ठीक। ये सब चीजें हैं और बहुत ऐसा कुछ नहीं है। एक शहर है बहुत, लीबिया का शहर है, ऊपर बसा हुआ बहुत किनारे, डेरना, इसकी हालत खतरनाक थी, बाढ़ यहाँ पे, डैम टूट गए, शहर के शहर बर्बाद हो गए, लोगों के मकान की छतें उड़ गई, बहुत कुछ हुआ, बहुत बुरी तरीके से हुआ यहाँ पे, याद रखना। इसमें लीबिया में 3 दिन के शोक की घोषणा की गई और देश भर में झंडों को आधा झुका दिया गया। जब शोक होता है तो झंडा आधा झुकाया जाता है। कभी आप बताएंगे, कभी मैं आपको बताऊंगा कि झंडा झुकाने के क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या आदेश होते हैं, कैसे कैसे चीजें होती हैं, अभी बताना ठीक नहीं है। भारत और बांग्लादेश ने 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इंडिया का नेबर कंट्री है बांग्लादेश, सबसे बड़ी बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। तो इसलिए बांग्लादेश के साथ में 3 समझौते हुए, किसके कहाँ कहाँ हुए, तो डिजिटल भुगतान तंत्र में सहयोग पर राष्ट्रीय मतलब भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, एनपीसीआई जिसको बोलते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और बांग्लादेश के बैंक के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ। नंबर 1 यहाँ पे डालिए, नंबर 2 ये है। दूसरा समझौता ज्ञापन के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए हुआ, कोई बहुत खास नहीं है। चलिए नंबर तीसरा किसके साथ में हुआ, तो तीसरा समझौता ज्ञापन यहाँ का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीएआर, और बांग्लादेश की बीसीएआर, बांग्लादेश काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक। ये इनके बीच में समझौता ज्ञापन हुआ। बस मैक्सिको में एक देखिए नई चीज हुई है, ये सवाल ऐसे करके कई बार आ जाते हैं कि मैक्सिको में गर्भपात पर रोक लगा दी गई, गर्भपात पर जो रोक लगी थी उसको हटा दिया गया। यहाँ की सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला दिया कि ये महिलाओं की, मतलब उनका जो मानवाधिकार है, महिलाओं के मानवाधिकार का हनन है, वो चाहे तो गर्भपात अपना करा सकती हैं। ऐसा कंट्री ने ऐसा ही आदेश दिया है, किसने, मैक्सिको ने दिया, ठीक। याद रखना इसको, याद रखना। इससे पहले ये 2 स्टेट पे लागू था, लेकिन धीरे धीरे पहले ऐसा होता था कि अगर गर्भपात आपने कराया है तो 3 साल की सजा हो जाती थी और जुर्माना लग जाता था। जब एक आदेश जारी हुआ, मतलब इसके बाद स्टेट्स ने अपने अपने कानून बनाए, इसको जो ये था इसको अगेंस्ट इसके चले गए। इसके बाद में एक
आदेश पारित हुआ। इसमें हुआ ये कि दो राज्य थे, इन पे ये अपराध की श्रेणी से इसको बाहर कर दिया, गर्भपात कराना। फिर इसके बाद जब और मांग बढ़ती रही, और मांग बढ़ती रही, तो धीरे धीरे करके इसको सब राज्यों पर लागू कर दिया गया। ठीक, याद रखना। देखिए अगला है सातो किल्मन वानुअतु के प्रधानमंत्री निर्वाचित। अब देखिए खतरनाक सा नाम है, इसको पढ़ लीजिए आप। प्रशांत द्वीपी राष्ट्र है, राष्ट्र है कौन सा, वानुअतु की संसद ने किसको, सातो किल्मन को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना। ठीक, अब इसके में अविश्वास प्रस्ताव, इसके पहले जो किल्मन के पूर्ववर्ती थे इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता सातो किल्मन 27 मतों से चुना गया। ठीक, याद रखना बस, और इसमें कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, मत बैठो। इसकी लोकेशन आप एक बार देखने आ जाके, मैं आपसे जब भी बोलता हूँ, जब भी ऐसी चीजें हैं लोकेशन जरूर देखें। तो देखिए नेपाल के ललितपुर में काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव। अब ललितपुर ये यहाँ नहीं है, यहाँ वाला नहीं है, नेपाल का ललितपुर है, ये यूपी का डिस्ट्रिक्ट मत लगा देना। ठीक, तो इसमें क्या 3 दिवसीय काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें एसोसिएट अकादमी नेपाल और भारत के कलिंग साहित्य महोत्सव में क्या हुआ, संयुक्त रूप से इस महोत्सव को आयोजित किया गया। और इसमें कुछ नहीं है, इसमें नेपाल, भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के साहित्यकार इसमें आए। ठीक, और सांस्कृतिक, जब ऐसे साहित्य की बात होगी तो सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा, देशों में आपस में चीजें आपस में बेहतर होंगी। ठीक, और इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें अभिनेत्री जो मनीषा कोइराला है, जो भारत में बॉलीवुड में आपने कई बार पुरानी पिक्चरों में देखा, पिछली बार ये चुनाव भी लड़ी थी। ठीक है, तो ये यशस्वी साहित्य सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। ठीक, और कुछ नहीं है। अगला है विज्ञान प्रौद्योगिकी। अरे हाँ, मैं तो उस पे आया, ये मैंने खत्म कर दिया आज किसको, क्या क्या अंतरराष्ट्रीय। इसके साथ में मैं इन चीजों पे, देखिए राष्ट्रीय में बहुत कुछ था नहीं, मैं इसलिए सच बताऊं मैं आपको, इसमें कुछ है ही नहीं पढ़ने का, बिल्कुल कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो इसलिए मैं इसको मजाक में ले रहा हूँ अभी। तो बस इसमें मैं आपको मोटी मोटी कुछ चीजें बताता हूँ बस, और कुछ नहीं है। तो मैं बताऊं उतनी चीजें याद रखना, दुनिया का दिमाग इसमें सर मत पटकना, फालतू की चीजें, नहीं तो आप पढ़ पढ़ के पागल हो जाएंगे, एग्जाम में आपको कुछ मिलेगा नहीं। मैं बता रहा हूं उतनी बस करो बस। इसमें लिखा है भारत के आउटवर्ड और इनवर्ड इन्वेस्टमेंट में वृद्धि। आरबीआई ने देखिए एक रिपोर्ट अभी की, अभी एक गणना की, उसमें यह बताया इंडिया में जो एफडीआई आ रहा है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, और इंडिया से जो पैसा बाहर जा रहा है, मतलब अन्य देशों में इन्वेस्टमेंट जो इंडिया से हो रहा है उसमें भी वृद्धि हुई है। बस इस पूरी रिपोर्ट में केवल यही है। अब जब वृद्धि होती है किसी में, एफडीआई जैसे इंडिया में आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, तो किसी कंपनी में आएगा, उसके शेयर लोग खरीदेंगे, या कारपोरेट में भागीदारी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बढ़ेगी, वहां के लोगों की, फॉरेनर लोगों की बढ़ेगी, बस इतनी सी चीजें हैं। और इससे क्या होगा, नई जॉब डेवलप होंगी, यही सब चीजें इसमें फालतू की लिखी हुई हैं बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ो। देखिए अफगानिस्तान की मुद्रा है जो सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है इसमें। अब ये रिपोर्ट किसने दी है, तो ब्लूमबर्ग एक डेटा एनालिसिस करती है, एक साइट है ब्लूमबर्ग, बहुत बड़ी साइट है और बहुत बड़ी कंपनी है। ये जो कई बार ये होता है ना, ये अपनी रिपोर्ट देती है और लोगों की कंपनियां बर्बाद हो जाती हैं। अभी हाल ही में एग्जाम्पल आपने देखा, ब्लूमबर्ग ने ऐसा किया, तो यहाँ ब्लूमबर्ग ने ऐसा बताया कि अफगानी जो मुद्रा है ये सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा है। इसमें वृद्धि देखी गई है पूरे साल में, अगर देखोगे 2023 में तो 14% की इसमें वृद्धि देखी गई, जबकि तिमाही में 9% की वृद्धि देखी गई। मैं आप बता रहा हूँ, इससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। ये परसेंट मत याद कर लेना, ये सब पागलपंती करते रहो, क्योंकि ये डेटा बदल जाएगा फालतू में। जब आप एग्जाम देंगे तो 78.25 की जगह 82 पॉइंट अगर 50 हो गया तो आप क्या करेंगे, वैसे पागलपन वाले काम मत करना। अफगानी तीसरे नंबर पे है सालाना आधार पर, पेसो पहले स्थान पर है और श्रीलंकाई रुपया दूसरे स्थान पर है। ठीक, और इसमें अभी तालिबानों ने किया क्या था कि जो स्थानीय लेन देन था उस पर रोक लगा दी थी, कि डॉलर और पाकिस्तानी रुपए के उपयोग पे रोक लगा दी थी बस। अब देखिए अगला पॉइंट है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। वर्ल्ड स्पाइस मसालों की कांग्रेस हुई, कहाँ पे हुई, तो नवी मुंबई के वाशी में आयोजित की गई, नवी मुंबई के वाशी में। अब जब बात आती है मसालों के पीछे तो मॉडर्न हिस्ट्री में भसड़ स्टार्ट हुई। असल मानने में मसाला में एक काली मिर्च ऐसी थी जिसने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री का इतिहास बदल दिया। एक छोटा सा दाना काले रंग का, बहुत जरा सा, उसने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री का इतिहास बदल दिया। कैसे बदल दिया, वास्को डी गामा पागल हो गया मसालों के लिए, सॉरी वास्को डी गामा बोल रहा हूँ वास्को डी गामा, वो यहाँ से काली मिर्च लेके गया, वहां लोगों को मजा आने लगा काली मिर्च देख के और वो पागल हो गए। फिर भसड़ चालू हुई पूरे यूरोप में। अब मिडिल ईस्ट का, क्योंकि वो जो ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा कर लिया था, इसलिए वो
वहां से आ नहीं सकते थे, सिल्क रोड पूरी जाम थी, इसलिए मजबूरी अब आ गई। तो मजबूरी कहाँ से आई? तो मजबूरी आई कि चलो अब किनारे किनारे चलते हैं, पानी से चलेंगे, जहाज से। अब्दुल मजीद उसों को मिल गया, उठा के ले आया इंडिया तक। इंडिया में काली मिर्च मिल गई, लौट के गया, फिर आया, फिर यहीं पे आके मर गया। तो ये सब चीजें उसी ने भसड़ चालू कर दी। इंडिया के मसाले इतने फेमस थे कि कहा जाता है कि जो मिडिल ईस्ट का जो व्यापार होता था एक समय, वो आधे से ज्यादा ट्रेड जो थी वो केवल मसालों पे ही थी। मतलब इतना ज्यादा व्यापार होता था, ठीक। और इंडिया के मसाले आज से नहीं, मतलब आज से 2000, 2500, 3000 साल पुराने ट्रेड हैं, ठीक। मिडिल ईस्ट से पहले रास्तों से होती थी, इसके बाद में तो जब रास्ता बंद हो गया तो इसे यूरोपियन पागल हो गए, तो वो नाव लेके निकल पड़े, उनको मसालों की इतनी महक आ रही थी। तो ठीक है, इसीलिए पूरा सब सिस्टम बदल गया, अंग्रेज आए, फिर भारत को जैसे तैसे आजादी मिली, ठीक। तो आप याद रखेंगे ये कहाँ पे हुई? यहीं पे हुई। कहाँ पे? नवी मुंबई में हुई, ठीक। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको याद रखना हो, ठीक, याद मत करना। अब देखिए, केविक ने अपने उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए 3 समझौते किए। तो क्या है? खाद्य और ग्रामोद्योग जो आयोग है, इसने अपने उत्पादों मतलब इसके उत्पाद हैं, अच्छी चीजें बनाते हैं, बट लोग आजकल वेस्टर्न कल्चर की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो गए। जो कंपनियां हैं वो अपनी तरफ कैसे लुभाती हैं, ये सबको पता है। सेम चीज, इंसान अगर टी शर्ट के ऊपर अगर ब्रांड ना लिखा हो तो इंसान वो टी शर्ट खरीदता नहीं है। मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देखा कि अगर बहुत महंगी टी शर्ट है, अगर उसका ब्रांड अगर टी शर्ट के ऊपर नहीं लिखा है सामने, तो लोग नहीं खरीदते हैं। जबकि उससे घटिया कलर के लोग चीजें खरीद लेंगे जिसपे ब्रांड ऊपर लिखा होगा। तो ये पूरा एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ये इसको कैपिटलिज्म बोला गया। कैपिटलिज्म अपना शिकार बनाता है धीरे धीरे, ठीक। तो ये केवल गांधी की औकात थी जो सूट पहन के आधी धोती पहनने लगा। हर आदमी के बस की ये बात नहीं होती है। बाकी लोग धोती पहन के सूट जरूर पहनते हैं, लेकिन जो इंसान सूट पहनता हो वो आधी धोती पहनने लगे फाड़ के, ये बहुत बड़ी बात है। ये गांधी ही कर सकते थे। इसलिए गांधी को जब भी कभी कोई गाली दे उसको थोड़ा सा समझाओ। देखिए, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, गलतियां भी उससे होती हैं, आपसे होती हैं, मुझसे होती हैं। आपसे थोड़ी कम होंगी, मुझसे कहीं तो ज्यादा होंगी, ठीक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंसान को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दो, ठीक। तो ये सब चीजें होती हैं। तो खादी बहुत अच्छा एक ब्रांड है इंडिया का। अब बार बार ऐसा बोला भी जाता है कि खादी को प्रमोट करना चाहिए बार बार, लेकिन हम लोग तो ऐसे हैं कि करेंगे नहीं। मैं भी नहीं कई बार रह पाता हूँ, तो मैं दूसरे को क्यों क्रिटिसाइज करूं। बट हाँ, इसने ऐसे कुछ चीजें की हैं लोकप्रिय बनाने के लिए, 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक। ये हस्ताक्षर क्या क्या हैं? तो इनके साथ बहुत बहुत सारी चीजें होंगी। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, भारत का नवरत्न उद्यान, बहुत सारी इसमें चीजें हैं। बहुत ऐसी कोई चीज नहीं है। प्रसार भारती के साथ समझौता हुआ डीडी न्यूज और डीडी इंटरनेशनल चैनल पर एंकर खादी परिधानों में नजर आएंगे। ये सब चीजें हैं, बेसिक चीजें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बात करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने उतनी बात आपसे कर दी। अब देखिए, सुवेन फार्मास्यूटिकल्स में एफडीआई की मंजूरी। एफडीआई में सुवेन फार्मास्यूटिकल एक है इंडिया की, जिसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट एक हुई है। इन्वेस्टमेंट क्या हुई है? लगभग कंपनी ही खरीद ली गई है। क्यों कंपनी खरीद ली गई है? क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो देखिए 75% इक्विटी शेयर का अधिग्रहण कर लिया गया सुवेन फार्मास्यूटिकल के। किसने किया? तो फॉरेन से जो पैसा आया उसने किया। जब फॉरेन से इतनी बड़ी जब पैसा आता है तो उसको कई उसको चीजों से होकर गुजरना पड़ता है। आरबीआई भी उस पर नजर रखता है, ठीक। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इसको मतलब मंजूरी दे दी, ठीक। अब समझ लो कितनी बड़ी बात है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति मतलब सीधे गवर्नमेंट, राइट। और फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड में साइप्रस की बेर हयांदा लिमिटेड इसने ये इन्वेस्टमेंट की है। मतलब 75 या 76% की अगर आप इक्विटी सीधे खरीद लें तो पूरी कंपनी आपने खरीद ली है, फिर बचा क्या है कंपनी में, राइट। तो बस इतनी सी चीज थी इसमें, और इसमें बहुत ऐसा कुछ खास नहीं है। जिसको सेबी से और आरबीआई और अन्य चीजों से इसको बीच में इसको गुजरना पड़ा, इतनी बात बस इसमें लिखी है। सिक्योरिटी एंड सेबी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक, आप बताओ, ठीक। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्थापना कब हुई थी आप ये बताएंगे। इसके साथ आप ये ढूंढे नाबार्ड की स्थापना कब हुई, इसके साथ आप ये ढूंढे आरबीआई किस एक्ट से बना। इसके बाद आप ये ढूंढे कि आरबीआई पहले कैसे काम करता था, आरबीआई की कौन सी ऐसी, चलो छोड़ो, जाने दो, ठीक। अब इसमें और कोई ऐसी बातें नहीं लिखी गई हैं बहुत खास। आरबीआई बैंकों द्वारा लिखा है, आरबीआई बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों में संशोधन। अब क्या है, क्या ये सिस्टम क्या है? आरबीआई ने बैंकों को एक नोटिफिकेशन जारी किया। इंपॉर्टेंट नहीं है देखो, लेकिन मैं बता रहा हूँ, सुन लेना, 2 मिनट अगर मन हो तो सुन लो, मैं तो कोई खास बात नहीं है, आगे बढ़ सकते हो।
आरबीआई द्वारा बैंकों में निवेश रिपोर्ट, मतलब जो बैंक आपसे पैसा लेती है इसके बाद वो निवेश करती है, उसका पोर्टफोलियो बनाती है, राइट। तो उसमें जो मानदंड है उसके उनमें संशोधन किया गया है। आरबीआई ने ऐसी रिपोर्ट दी, अब जो बैंक है ये केवल वाणिज्यिक बैंकों पर ही लागू होगा, केवल ये उन पे नहीं लागू होगा जो जैसे रीजनल बैंक होते हैं, ग्रामीण बैंक जैसे हो गए, इन पे सब ये चीजें नहीं लागू होती हैं, लेकिन ये उन पे लागू होंगे वाणिज्यिक बैंकों पे, कॉमर्शियल बैंक जो होती हैं उन पे, रीजनल बैंक्स पे नहीं लागू होंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पे ये लागू नहीं होंगी। इसमें निवेश रिपोर्ट पर आधारित देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नए दिशा निर्देशों में निवेश रिपोर्ट पर आधारित वर्गीकरण शामिल है। इसमें बहुत फालतू की चीजें हैं, परिपक्वता पर आधारित बिजली के लिए मत यात्रा करो यार, मैं बता ही क्यों रहा हूँ इसको, ठीक है। कोई आ जाए तो मुझे गाली दे लेना, आएगा ही नहीं मुझे पता है, ठीक। तो आगे मैं बढ़ता हूँ। टाटा स्टील ने यूके सरकार के साथ 500 मिलियन पाउंड का समझौता किया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए मैं बताता हूँ। अब देखिए टाटा स्टील जो है उसमें इन्वेस्टमेंट किसने किया है, तो यूके की गवर्नमेंट ने किया। कितना किया, तो 500 मिलियन पाउंड किया, जो पैसा बनता है 1.25 अरब पाउंड के आसपास निवेश पैकेज है। इसमें करेगी क्या, इसमें करेगा क्या टाटा स्टील वेल्स जो है, वेल्स एक उनका प्रदेश है, वेल्स में पोर्ट टैलबोट स्टील वर्क्स बनाएगा, ठीक। इससे होगा ये कि 5000 नौकरियां बनेंगी, और जो ये कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, जो यूके जो की सरकार जो कार्बन का उत्सर्जन, सरकार क्या ऑफ कोर्स लोग करते हैं, उनकी इंडस्ट्रीज करती हैं, उसमें 1.5% की कटौती होगी, उससे इनको ये फायदा मिलेगा, ये इसमें कमी आएगी। दूसरी चीज क्या है, 5000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। तीसरी चीज, इंडिया की एक कंपनी है टाटा को आपको पता है यूके में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट यूके में दे रखा है, जबकि जगुआर को जब ऑन किया था टाटा ने, तब से अपनी, उससे पहले से उसकी ढाक जमी हुई है, कोई ऐसी खास बात नहीं है, ठीक। तो ये 500 मिलियन पाउंड का मतलब है 621 मिलियन डॉलर, राइट, पाउंड को डॉलर में चेंज किया गया, ठीक। चलिए और क्या होगा, इसमें जो प्रत्यक्ष उत्सर्जन है इसमें कमी आएगी 50 मिलियन टन की, ठीक। काहे का उत्सर्जन है, कार्बन का। आगे आ जाइए, मैं आपसे पूछूंगा कार्बन न्यूट्रल क्या होता है। मैं आप 4 बार बता चुका हूँ, कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि कार्बन का उत्सर्जन ही नहीं होगा। अब होता क्या है, मैं 40 बार बता चुका हूँ, आप गूगल करके ढूंढने जाके, या फिर मेरे साथ पढ़ा करें तो आपको ये सब चीजें याद आएंगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने निजी नौकरी फर्मों के लिए साथ समझौता किया। देखिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय है भारत सरकार का निजी नौकरी फर्म जो है, जो निजी नौकरियां प्रोवाइड कराती है, उनके साथ में एक समझौता हुआ है। बस, राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा, एक साथ सबको जोड़ दिया जाएगा, सबको नौकरियां आराम से मिले। इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए, ठीक। डेटा संचालित नवाचार हेतु नाबार्ड की यूएनडीपी के साथ साझेदारी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी का फुल फॉर्म है, और नाबार्ड का आपको पता ही है। नाबार्ड अभी मैंने आपसे पूछा भी था जस्ट। कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए एक ऐसी संस्था है भारत में जो बनाई गई आरबीआई के द्वारा, तो याद रखना, ठीक। और इसके लिए क्या, डेटा संचालित नवाचार बनाने के लिए यूएनडीपी के साथ यूएनडीपी इंडिया के साथ में साझेदारी की है। इसमें होगा क्या, छोटे जो किसान हैं उनको समर्थन देने के लिए उत्पाद विकास, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज होगा, नीति निर्माण किया जाएगा, अपना ओपन डेटा सोर्स यूज करेगी, ठीक। और उसमें कुछ नहीं, डिकरा की बात इसमें की है, बहुत कोई खास नहीं है, पढ़ना हो तो पढ़ लो यार, मैं तो बता रहा हूँ कि फालतू की चीजें हैं, ठीक। टीसीएस ने लिविंग हार्ट प्रोजेक्ट में डसाल्ट सिस्टम के साथ सहयोग किया। देखिए, डसाल्ट सिस्टम क्या है, आपने डसाल्ट तो आप बहुत आराम से कई बार आपने डसाल्ट पढ़ा होगा, ठीक। डसाल्ट है क्या, और टीसीएस क्या है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने बायोफिजिकल सिमुलेशन के माध्यम से कार्डियोवास्कुलर साइंस में डिजिटल परिवर्तन लाने के लिए लिविंग हार्ट प्रोजेक्ट के रूप में एक डसाल्ट सिस्टम के साथ साझेदारी की है। बस, अब कार्डियोवास्कुलर क्या होता है, थोड़ा टेक्निकल है, कार्डियो दिल से संबंधित है, वास्कुलर वेन से संबंधित है, बस उनसे सब चीजें संबंधित है। अगर आप पढ़ना चाहो आराम से बैठ से पढ़ो, इसमें मेन पॉइंट केवल यही था, मैंने आपको बता दिया। आप पढ़ना चाहो तो आराम से बैठ के पढ़ो, इसमें मैं नहीं तो अलग चीजें हो जाएंगी उसमें। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का नायरा एनर्जीज के साथ समझौता। अभी आप मुझे बताएं कि अभी कौन से ऐसे पेट्रोल पंप थे जिनके पेट्रोल पंप के ऊपर नायरा लिखा जाने लगा है, ठीक। आप ये ढूंढ के बताएं, तो टोटल अधिग्रहण उसका कर लिया, मतलब मेजर पोर्शन का। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ये एनटीपीसी नहीं है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, ने अंतरराष्ट्रीय डाउनस्ट्रीम जो कंपनी है नायरा एनर्जीज, उसके साथ में एक समझौता किया है। समझौता क्या है, उसमें है देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन जो होती है, हरित हाइड्रोजन और हरित ऊर्जा क्षेत्र के अवसरों में की पड़ताल करना। ग्रीन जो एनर्जी है उसके क्षेत्र में कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, उसके साथ में समझौता है। अब मैं आपसे पूछता हूं यहीं पे एक सवाल, व्हाट इज ग्रीन एनर्जी? ग्रीन एनर्जी क्या है? क्या वो हरे कलर की होगी?
ठीक, आप ये बताएं। या ग्रीन हाइड्रोजन जो आप बार बार यहाँ पे लिखा हुआ है, बार बार यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन, व्हाट इज ग्रीन, इसमें व्हाट इज ग्रीन, ग्रीन हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन, जब आप कैसे भी बनाइए आप तो उसको हाइड्रोजन ही होती है, हाइड्रोजन H2 होती है, हाइड्रोजन एक अकेला रह नहीं सकता, इसके साथ दो एक साथ रहते हैं एटम, ठीक, तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं H2। तो आप मुझे ये बताइए ग्रीन, इसको ग्रीन क्यों बोला जाता है? आप सोचते रहिए, पॉज करिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब हाइड्रोजन का निर्माण ऐसी गतिविधियों से किया जाएगा जिसमें एनवायरनमेंट को कोई हानि नहीं होगी किसी भी तरीके से, उसको बोला जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन एनर्जी की अगर बात करो, ऐसी एनर्जी जब बनाई जाए जिसमें ऐसे उपयोग, ऐसे उपकरण, ऐसी व्यवस्था उसमें बने कि जिससे कि पर्यावरण को कोई भी 0% भी नुकसान ना हो, ठीक, तो उसको बोलते हैं ग्रीन एनर्जी। बस इतना याद रखो। ऐसे मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज ग्रे वाटर, मैंने आपको बताया था व्हाट इज ग्रे वाटर, अगर आपको नहीं याद है तो आप ढूंढने जाके, ठीक, इसमें और कुछ भी नहीं था। आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च में 60.1 पे, अब इसमें कुछ भी नहीं है यार, मत पूछो। वित्तीय समावेशन सूचकांक 60.1 रहा, इतना ही केवल रटो, फालतू की चीजें हैं, मत रटना, कोई असर नहीं है, ठीक, डेटा बदल जाएगा जब तक आपका एग्जाम आएगा। आरबीआई द्वारा आईसीआरआर के वापस लेने का निर्णय। आईसीआरआर क्या है? तो वृद्धिशील नगद आरक्षित अनुपात, ठीक। अब ये सीआरआर आपको पता है, कैश रिजर्व रेशियो, आप टर्म अगर बैंकिंग आप समझते हैं तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, सीआरआर इज कैश रिजर्व रेशियो। आरक्षित मतलब वृद्धिशील जब लग जाता तो आई और आगे लगेगा। अब इसमें है क्या कि जो 2000 रुपए के नोट हैं जो अब बेकार हो गए, कोई बेमतलब के बने हैं, तो वो कैश रिजर्व रेशियो के मामले में वो रखे रहते हैं बैंकों के पास में, उसमें वापस लेने का उसका निर्णय किया गया है, बस और कुछ नहीं है, और फालतू की चीजें। तो ये दोनों टॉपिक आज मैंने कंप्लीट किया, हालांकि लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, बट यार एक साथ निपटता है तो ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक कितने बनाऊं मैं, आप भी कहेंगे कि लो एक जरा सी क्रॉनिकल इसमें बना दिया। मजबूरी मेरे साथ ये है कि मैं वैसे पढ़ा नहीं सकता हूँ कि फालतू में चीजें भगा दूं, राइट, तो मैं ऐसा मैं कर नहीं पाऊंगा। आपको पता है लेक्चर मेरे लंबे होते हैं करंट अफेयर्स के, तो नो डाउट होते हैं, क्योंकि फिर बाद में जब आप पढ़ेंगे और फिर आपको कोई मिलेगा जो आपसे बोलेगा कि 15 या 20 दिन में करंट अफेयर्स पूरे साल का ले लीजिए हमसे, यूट्यूब पे ऐसे वीडियो आएंगे, 5 दिन में आप एसडीएम कैसे बने, या 4 दिन में आप आईएएस कैसे बने, या 3 दिन में आप प्रधानमंत्री कैसे बने, ऐसे सब वीडियोस आएंगे और आप उनको बड़ा तसल्ली से देखेंगे, फिर आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, फिर वहां आपसे कुछ होगा नहीं, फिर आप फिर पता नहीं क्या करेंगे, पता नहीं साले कहाँ से पूछ लेते हैं, मतलब पार्डन माय लैंग्वेज, बट हाँ ऐसा ही आपके दिमाग में आता है, ऐसे ही सबके दिमाग में आता है। जो मैं अभी करा रहा हूँ, जो मैंने मेहनत में आपके साथ कर रहा हूँ, कोई भी दिन हो कैसा भी हो, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने वीडियो पहुंच जाए। मैं जब वक्त नहीं होता है तो बात अलग की है, मेरे सामने भी बहुत सारे काम है, जब वक्त नहीं होता तो बात अलग की। वैसे मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि ठीक है, मैंने इसीलिए करंट अफेयर्स बहुत पहले से कराना स्टार्ट किया, जिसमें आप बार बार इनको पढ़ लें, बार बार रिवाइज कर लें, और आप जब जाएं यार बैठे एग्जाम में तो 40 क्वेश्चन आए तो 39 आपसे कम से कम सही हो, एक गलत हो जाए तो उसमें भी खुद को गाली दे लें कि हाँ मुझसे ये एक गलत क्यों हुआ, ठीक। मेरा लक्ष्य ये है, जब कट ऑफ जाती हो 85 क्वेश्चंस के आसपास, 86 क्वेश्चन के आसपास, 83 84 क्वेश्चंस के आसपास, और 40 अगर क्वेश्चन केवल सीधे सीधे आपको करंट अफेयर्स मिले, और करंट अफेयर्स को आप तवज्जो ना दें, आप ये सोचें कि आखिरी 15 दिनों में कोई यूट्यूबर आएगा और वो आपको बताएगा कि नहीं 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 देखो ऐसे कर लो ऐसा, मैं ये बता रहा हूं, मैं मजाक का विषय नहीं है। आपसे अगर कोई पूछता है, अगर आयोग आपसे क्वेश्चन पूछता है, आयोग बेवकूफ नहीं है जो आपसे इतने क्वेश्चन पूछता है और ये सोचता है, आप ये सोचते हैं बहुत आसानी से हो जाएंगे, ठीक, तो वो इतने भी आसान नहीं होते। हाँ करना आसान होता है अगर आपको ट्रिक्स बताएं, तरीका पता है, क्या पूछा जाएगा आपको ये पता है। जैसे मैं बार बार ये बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीजें हैं, जैसे मैंने G20 का ये शिखर सम्मेलन कराया, मुझे लगा कि इसमें कम लिखा हुआ है, तो मैंने जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें थी वो सब मैंने यहाँ पे आपको लिख लिख के सारी बताई, राइट। तो वो सब चीजें मैं आपके साथ करा देता हूँ, मैं पहले से अगर इतनी चीजें करा रहा हूँ, अभी वक्त है, अभी मौका है, अभी आप कर सकते हैं। नहीं तो सच बताऊं, जब 2 महीने बचेंगे, 2.5 महीना बचेगा, 1 महीना बचेगा, आपको तरह तरह के वीडियोस मिलेंगे कि 8 दिन में एसडीएम में बना, आप 4 दिन में बन सकते हैं, ऐसी सब चीजें आएंगी, आईएएस में बना और आईपीएस में बना, ऐसी चीजें सब आती रहेंगी, ठीक। तो उसमें आप जाल में फंसते रहेंगे और वो देखेंगे कोई 2 घंटे में फूफा वीडियो लेके आएगा, माफ करें मुझे, ऐसी सब चीजें होती रहती हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। और अंट वंट संट पता नहीं क्या क्या लोग बताते रहते हैं, उन सब चीजों में मत फंसे, मैं अभी बता रहा हूँ तो उसका थोड़ा सा फायदा ले लें, नहीं तो कोई खास बात नहीं है, फिर तो जैसी आपकी इच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए सेवा सर्विसेज के साथ में, सेवा सिविल सर्विसेज के साथ में। मेरा नाम है आयुष खड़ियार, अलविदा आज के लिए, अगले लेक्चर में आपसे मिलता हूँ, बाय।